हेलो क्लास। वेलकम टू वर्ड्स लर्निंग क्लासेस। आज हम अपने जीएस का एक न्यू सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है इंडियन पॉलिटी। और ये भी उतना ही इक्वली इम्पोर्टेंट है जितना बाकी की अदर सब्जेक्ट जीएस से रिलेटेड लाइक हिस्ट्री, ज्योग्राफी। और पॉलिटी को मैं आपको इतने अच्छे तरीके से समझाऊंगा कि आपको एक बार याद करने के बाद दोबारा से बस इसको जस्ट गो फॉर द रिवीजन, अदरवाइज आपको रटने की जरूरत ज्यादा पड़ेगी नहीं। ठीक है। सो स्टार्ट द आर टॉपिक पॉलिटी। और सबसे पहले हम समझेंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन या भारतीय संविधान को। भारतीय संविधान को आज मैं एक नया मार्कर भी ले आया हूँ क्योंकि वन ऑफ माय यूजर कमेंट की सर आप मार्कर बहुत चेंज करते हैं, तो मैं एक अपना इकलौता मार्कर ले आया हूँ जो अच्छे से चल रहा है। सो लेट्स स्टार्ट अ भारतीय संविधान। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि संविधान क्या है। पहले तो यही पता होना चाहिए ना कि संविधान है क्या। भारतीय संविधान की बात तो बाद में करेंगे कि संविधान क्या है। तो हम कह सकते हैं कि संविधान किसी भी देश का, संविधान क्या है, किसी भी देश का एक ऐसा मौलिक कानून, किसी भी देश का एक ऐसा मौलिक कानून जिसके सहारे या जिनके जो नियमों के सहारे इस सरकार के विभिन्न अंगों की, सरकार के विभिन्न अंग जैसे आपकी कार्यपालिका, विधायिका, ये सब जितने भी उस देश में काम करने वाले अंग हो गए, उनके अंगों की रूपरेखा और मुख्य कार्य का निर्धारण करता है। क्या? एक ऐसा मौलिक कानून जो सरकार के अंगों की रूपरेखा, सरकार के अंगों की रूपरेखा और जितना भी उसका ढांचा है, यानी कि मुख्य कार्य जो ये अंग कर रहे हैं सरकार के, उनका निर्धारण करता है। सरकार के अंगों की रूपरेखा और मुख्य कार्य का निर्धारण, मुख्य कार्य का निर्धारण, उसको हम क्या बोलेंगे? संविधान बोलेंगे। सीधे शब्दों में आप बोल सकते हो एक सेट ऑफ रूल्स। कुछ रूल्स हमने सेट किए हैं, उन नियम्स को एक हमारे पास एक पुस्तक है, एक बुक है जिसमें हमारे सारे नियम लिखे हुए हैं। किसको लिए? देश को चलाने के लिए, सही ढंग से, बेहतर तरीके से। ये हमारे पास संविधान। अब आते हैं हम भारतीय संविधान की। तो हमारा जो संविधान है, भारतीय संविधान, एक रिटिन कॉन्स्टिट्यूशन, लिखित संविधान है, सबसे बड़ा लिखित संविधान, जो फ्लेक्सिबल भी है, जो कि फ्लेक्सिबल भी है और रिजिड भी है। या यू कैन से ना तो फ्लेक्सिबल है ना तो रिजिड है। ठीक है, इन दोनों के बीच में कहीं हमारा संविधान टिक रहा है। ठीक है। अब बात करते हैं भारतीय संविधान के बारे में। तो हम संविधान के अंदर सबसे पहले पढ़ेंगे क्या, एक बेहतरीन तरीके से इस क्लास को हम पढ़ेंगे। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और पीडीएफ के लिए जैसा कि मैंने बताया है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको नंबर मिलेगा, वहां पर व्हाट्सएप पे आप हाई लिखकर भेज सकते हैं। तो दिस इज द फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास, सो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता रहे। तो लेट्स स्टार्ट कि भारतीय संविधान क्या है या हम इसमें पढ़ेंगे क्या। तो सबसे पहले हम भारतीय संविधान की विशेषताएं पढ़ेंगे। भारतीय संविधान की विशेषताएं आगे आगामी जो आप देख ही रहे हो, सुनने में बहुत सारा आ रहा है कि बहुत सारी वैकेंसीज अब आने वाली हैं। 2024 में इलेक्शन भी है, तो आप समझ ही सकते हो कि आने वाला साल वैकेंसी से भरमार होगा। और आजकल के न्यूज़पेपर में हमने पढ़ा है कि 2,98,000 पद तो रेलवे में ही आने वाले हैं। इसी प्रकार से सभी गवर्नमेंट वैकेंसीज, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में वैकेंसी की भरमार आने वाली है। तो अपनी तैयारी को पूरी जान फूंक दे, क्योंकि आने वाला साल वैकेंसी का साल है। और मैं आपसे कहूंगा कि आने वाले साल में ही अपनी सरकारी नौकरी को पक्का करने की कोशिश करें। तो सबसे पहले हम भारतीय संविधान की विशेषताएं पढ़ेंगे। विशेषताएं में कि और साथ ही साथ कि भारतीय संविधान के निर्माण की प्रक्रिया क्या रही। हम पढ़ेंगे निर्माण की प्रक्रिया, निर्माण की प्रक्रिया अंग्रेजों के समय से, क्योंकि संविधान जो है हमारा वो अलग अलग स्रोतों से लिया गया है और उसमें अंग्रेजी शासन की भी छाप रहती है। तो हम उस संविधान निर्माण की प्रक्रिया पढ़ेंगे। उसके बाद इसमें इसकी विशेषताएं कि कौन कौन से पार्ट, किस तरीके से, कितने अनुच्छेद, कितने आर्टिकल इसमें है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। सबसे पहले हम बात करेंगे भारतीय संविधान के निर्माण की प्रक्रिया। भारतीय संविधान निर्माण की प्रक्रिया। ठीक है, इसमें कोई स्क्रीनशॉट लेने जैसा कुछ था नहीं, मैं केवल आपको बता रहा था कि हम पढ़ने क्या वाले हैं। भारतीय संविधान निर्माण की प्रक्रिया।
क्या क्या निर्माण में कैसे कैसे हुआ। सबसे पहले हम भारत में आपने देखा होगा कि सबसे पहले पुर्तगीज आए, डच आए, है ना, उसके बाद अंग्रेज आए, ठीक है, डेनिस आए, इस तरीके से फिर फ्रांस आए। लेकिन जो सबसे ज्यादा छाप हमारे इंडियन हिस्ट्री पर छोड़ी वो ईस्ट इंडिया कंपनी या यू कैन से अंग्रेजों ने छोड़ी। तो सबसे पहले हम इस भारतीय संविधान निर्माण की प्रक्रिया में ईस्ट इंडिया कंपनी के तहत जो रूल बनाए गए उनके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी के तहत जो रूल बनाया गया उसमें सबसे पहला जो रूल है या जो नियम था वो था 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। और इसको ये क्वेश्चन रेगुलेटिंग एक्ट के नाम से भी आता है और इसको हिंदी में एक और नाम से हम जानते हैं, नियामक अधिनियम। ध्यान से समझना, क्लास को बिल्कुल अच्छे से आप स्पीड चेंज कर सकते हैं 1x 2x जो भी आपको सुटेबल हो, बट क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट जिसको हम नियामक अधिनियम के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। ये उस समय जब ये 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया था उस समय जो ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे वो लॉर्ड नॉर्थ, ठीक है। ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन था तो कंपनी के शासन के तहत ये नियम आया था। और इस नियम की सबसे पहली विशेषता क्या थी कि इसने पहली बार कंपनी ने कि प्रशासनिक और राजनीतिक कार्य को मान्यता दी। इस नियम ने क्या दिया कि कंपनी के पहली बार कंपनी के प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों को मान्यता मिली। प्रशासनिक व राजनीतिक कार्यों को मान्यता, सबसे पहला मोस्ट इंपोर्टेंट काम जो इसमें हुआ। अब हम बात करते हैं इसमें प्रमुख प्रावधान थे क्या। इसमें भैया सबसे महत्वपूर्ण जो बहुत बारी पूछा गया है कि बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल का नाम दे दिया गया। बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल का नाम दे दिया गया। क्या दे दिया गया? बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल पद का नाम दे दिया गया, ठीक है। और सबसे पहला गवर्नर जनरल जो था, ये मॉडर्न हिस्ट्री का क्वेश्चन है। ये टॉपिक जो ऐसे हैं जो पॉलिटी में भी पूछे जाएंगे और मॉडर्न हिस्ट्री में भी पूछे जाएंगे। तो सबसे पहला जो गवर्नर जनरल था हमारे पास वो लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग। समझेंगे बात को, ये क्वेश्चंस पीसीएस तक एग्जाम में पूछे गए हैं, तो बिल्कुल भी आप इसको मजाक ना समझे, सीरियसली क्लास है। बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल का नाम दिया गया और जो गवर्नर था जनरल पहला था वो कौन था? लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग। दूसरा महत्वपूर्ण काम क्या हुआ कि इस नियम के तहत 1774 में, इस नियम के तहत 1774 में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई। एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई। 1774 में उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई। और भैया पूछा जाता है कि उस उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन थे जी? बहुत इंपॉर्टेंट, मुख्य न्यायाधीश। तो मुख्य न्यायाधीश थे जी एलिजा इम्पे थी। मुख्य न्यायाधीश कौन थे? एलिजा इम्पे। ये मुख्य न्यायाधीश थी 1774 में जो उच्चतम न्यायालय खोला गया, ठीक है। तो सबसे पहले कौन सा नियम आया? 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, जिसके तहत नियामक अधिनियम भी हम इसको बोलते हैं, जिसके तहत कंपनी के प्रशासनिक व राजनीतिक कार्य को मान्यता मिली। बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल पद का नाम दिया गया और सबसे पहला गवर्नर जनरल लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग था। 1776 में इसी नियम के तहत उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई जिसमें मुख्य न्यायाधीश एलिजा इम्पे थे। क्लियर हो रहा है सभी को? मुख्य न्यायाधीश कौन थी? एलिजा इम्पे। हाँ, एक बात और पूछी जाती है कि ये उच्चतम न्यायालय की स्थापना की कहां गई? तो कोलकाता में, कलकत्ता आप कह सकते हो, उस समय कलकत्ता था ये, कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई, ठीक है। आई होप आप यू हैव टेकन द स्क्रीनशॉट। सो लेट्स मूव द नेक्स्ट, हमारा जो एक्ट है। दूसरा हमारे पास है 1781 का बंदोबस्त कानून। इसको आप संशोधन भी कह सकते हैं। 1773 में जो अभी हमने रेगुलेटिंग एक्ट पढ़ा उसका संशोधन या इसका दूसरा नाम है
बंदोबस्त कानून। ठीक है, माफी चाहता हूं। तो इसमें क्या हुआ, इसमें कुछ ज्यादा खास नहीं हुआ। प्रांतीय गवर्नर से जो शक्ति है, प्रांतीय गवर्नर से या प्रांतीय न्यायालय से अपील गवर्नर जनरल के पास जा सकती थी। प्रांतीय न्यायालय, सॉरी, प्रांतीय न्यायालय से गवर्नर जनरल। तो ये कोई ज्यादा खास हमसे पूछा जाता नहीं है, क्योंकि ये सीरीज में था इसलिए मैंने करा दिया। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, मैचिंग के लिए आ जाता है कि 1773 इधर लिखा होगा रेगुलेटिंग एक्ट, 1781 बंदोबस्त कानून। ठीक है, नेक्स्ट वन इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, जो मेन महत्वपूर्ण काम है हम वही करेंगे इसमें, जो जो पूछे जाते हैं। इसमें क्या हुआ, सबसे पहले द्वैध शासन की शुरुआत हुई। द्वैध शासन, द्वैध से मतलब है बच्चों या जो भी मेरी क्लास देख रहे हैं, द्वैध शासन से मतलब है दो। इससे क्या हुआ, द्वैध शासन की स्थापना हुई। और इसमें क्या हुआ, राजनीतिक और व्यापारिक कार्य को अलग कर दिया गया। यही हमारा द्वैध शासन से मतलब है, राजनीतिक कार्य अलग कर दिए गए और व्यापारिक कार्य कंपनी के अलग कर दिए गए। दिस इज पिट्स इंडिया एक्ट 1784। ठीक है साहब। उसके बाद इसी के तुरंत बाद एक 1786 का संशोधन आया। इसी में संशोधन आप कह सकते हो उसको। 1786 का संशोधन क्यों इंपॉर्टेंट है, इसलिए नहीं कि यह संशोधन नियम था, इसलिए क्योंकि इसमें जो लॉर्ड कार्नवालिस थे, वो लॉर्ड कार्नवालिस जब गवर्नर जनरल बन रहा था तो उसने एक कंडीशन अप्लाई करी ईस्ट इंडिया कंपनी के सामने कि गवर्नर जनरल के साथ साथ मुझे सेना की जो शक्ति है वो भी मेरे हाथों में सौंपी जाए। इस कंडीशन के साथ लॉर्ड कार्नवालिस गवर्नर जनरल बना। तो प्रथम जो गवर्नर जनरल को सर्वप्रथम सेना का सर्वोच्च सेनापति बनाया गया। गवर्नर जनरल ही क्या था, सेना का सर्वोच्च सेनापति था, यानी कि सेना से रिलेटेड अधिकार भी गवर्नर जनरल के पास थे। और ये ऐसा करने वाला सबसे पहला कौन था, वो था जी आपका लॉर्ड कार्नवालिस। मैं इधर लिख रहा हूं, लॉर्ड कार्नवालिस। ठीक है ना, समझ में आ गया। नेक्स्ट एक्ट हम स्टार्ट कर रहे हैं 1813, चार्टर अधिनियम। चार्टर अधिनियम 1813। ठीक है, ये क्यों इंपॉर्टेंट है, इसमें क्या हुआ, सबसे इंपॉर्टेंट इसमें पूछा जाता है कि धर्म प्रचार की अनुमति किस एक्ट के द्वारा दी गई। तो ईसाइयों को धर्म प्रचार की अनुमति इसी एक्ट के थ्रू मिली। ईसाइयों को धर्म प्रचार की अनुमति 1813 एक्ट के थ्रू। ठीक है जी। और दूसरा, चाय व चीन के व्यापार को छोड़कर, चाय व चीन के साथ व्यापार को छोड़कर, ध्यान से सुनेंगे, चाय व चीन के साथ व्यापार को छोड़कर बाकी सारे जो व्यापारिक हैं वो सभी समाप्त कर दिए गए। चाय व चीन के साथ व्यापार को छोड़कर बाकी सारी व्यापारिक गतिविधियां समाप्त कर दी गई। ठीक है, चाय व चीन के साथ व्यापार का एकाधिकार बना रहा, कंपनी का बाकी का जो व्यापारिक एकाधिकार है वो समाप्त कर दिया 1813 ने। कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया, व्यापारिक एकाधिकार समाप्त। लेकिन बचा किसके साथ रहा, चीन के साथ और चाय का व्यापार, इनको छोड़कर बाकी व्यापारिक एकाधिकार कंपनी का समाप्त कर दिया गया। ठीक है, एक बात और, एक क्वेश्चन और पूछा गया है, पीसीएस में पूछा गया है, आरओ में पूछा गया है कि शिक्षा पर सबसे पहले खर्च किस एक्ट के थ्रू हुआ। तो 1 लाख रुपए, ध्यान से सुनिए, 1 लाख रुपए पहली बार शिक्षा पर खर्च किए गए इस एक्ट के थ्रू। और इसके लिए भी अंग्रेजों की मंशा थी कि जो मिडिल क्लास है, मध्यम वर्गीय हैं, पढ़े लिखे भारतीय, उन पर उनको लुभाया जाए ताकि वो हमारा और प्रचार कर सके। ये वाला जो पॉइंट है इसको आप ध्यान से सुनिए। तो 1 लाख रुपए शिक्षा पर पहली बार खर्च किए गए। ठीक है सर। अब की बात आते हैं चार्टर अधिनियम 1833।
स्क्रीनशॉट ले लिया। चार्टर अधिनियम 1833। इसमें क्या हुआ, हमने 1813 में क्या पढ़ा कि चाय व चीन के व्यापार को छोड़कर कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। लेकिन इसमें क्या हुआ, इसमें संपूर्ण, अब की बार चाय और चीन भी गए, संपूर्ण व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। संपूर्ण व्यापारिक अधिकार की समाप्ति हो गई भैया कंपनी की, समाप्ति, संपूर्ण व्यापारिक एकाधिकार समाप्त हो गए, चाय व चीन वाले भी गए। ठीक है जी। और दूसरा महत्वपूर्ण क्या हुआ 1833 से, कि बंगाल का गवर्नर जनरल अब भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। ध्यान से सुनेंगे, बंगाल का गवर्नर जनरल भारत का गवर्नर जनरल कहलाया जाने लगा। और सबसे पहला भारत का गवर्नर जनरल कौन था सर, लॉर्ड विलियम बेंटिक। अगर आपको याद हो तो जिन्होंने सती प्रथा को खत्म किया था राजा राम मोहन राय के साथ मिलकर। मॉडर्न हिस्ट्री, आधुनिक भारत, वेरी इंपॉर्टेंट। क्लास स्टार्ट करेंगे आधुनिक भारत की भी बाद में, देखते हैं क्या रिस्पॉन्स रहता है अभी। सो भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक, पहला गवर्नर जनरल। पहला बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और इसमें एक और बात है कि लॉर्ड विलियम बेंटिक के कहने पर पहला कानूनी सदस्य, पहला कानूनी सदस्य वो थे सर लॉर्ड मैकाले। बड़े ही नालायक व्यक्ति थे ये, इन्होंने पूरी शिक्षा को तहस नहस कर दिया, केवल अंग्रेजी को ये मेन शिक्षा का माध्यम मानते थे। ठीक है जी। अगले आते हैं चार्टर अधिनियम 1853 पर। चार्टर अधिनियम 1853 पर इसमें कुछ ज्यादा खास नहीं है। पंजाब प्रांत के लिए एक उपराज्यपाल की नियुक्ति की गई। जो खास है, जो इंपॉर्टेंट है वही बता रहा हूं। पंजाब के लिए एक उपराज्यपाल, गवर्नर, सब गवर्नर जनरल आप कह सकते हो, लेफ्टिनेंट गवर्नर जनरल, सॉरी, पंजाब के लिए एक उपराज्यपाल। ठीक है जी। उसके लिए आपकी बार आते हैं सर, वेरी इंपॉर्टेंट। चार्टर खत्म हो गया, अब आएंगे हमारे पास भारत शासन अधिनियम 1858। भारत शासन अधिनियम 1858। और ये क्या कह रहा है 1858, तो 1858 से आपको 1857 तो याद ही होगा। 1857 का भारत के इतिहास में बेहतरीन एक विद्रोह हुआ, जिसको 1857 की क्रांति भी कहते हैं। और उसका उसका कुछ जो मतलब वो सफल तो नहीं हो पाया, बट उसका जो बहुत ही बेहतरीन परिणाम हुआ वो हुआ भारत शासन अधिनियम 1858। और सबसे पहले इसमें क्या सुधार हुआ कि कंपनी से शासन कहां चला गया, क्राउन के पास। क्राउन बोले तो इंग्लैंड के पास। अभी तक कंपनी भारत पर शासन कर रही थी, अब कौन करना स्टार्ट कर दे रहा है, क्राउन। यानी कि अब जो शासन होगा वो सीधे ग्रेट ब्रिटेन, इंग्लैंड से होगा। ठीक है जी। तो 1857 के विद्रोह के बाद ये लाया गया। इसकी सबसे पहले विशेषता तो यही है कि 1857 के विद्रोहों के बाद, ठीक है जी, हिस्ट्री में भी विद्रोह ही लिखा रहता है ज्यादातर, कैसी विडंबना है। 1857 के विद्रोहों के बाद इसको लाया गया। ठीक है। और साथ ही साथ यहां से अब जो शासन है वो कहां चला गया, ब्रिटिश क्राउन के हाथों में। अब भारत को कौन देखेगा जी, ब्रिटिश क्राउन। तो अभी तक जितने नियम हमने पढ़े वो कंपनी के अधीन पढ़े, अब जो नियम हम पढ़ेंगे वो क्राउन के अधीन पढ़ेंगे, ब्रिटिश क्राउन के अधीन पढ़ेंगे। ठीक है, क्लियर है। यानी कि अब जो है साहब, अब क्या हुआ इससे, इससे हुआ सर गवर्नर जनरल अब भारत का वायसराय बन गया जी। गवर्नर जनरल कौन बन गया, भारत का वायसराय। और पहले वायसराय थे सर लॉर्ड कैनिंग। गवर्नर जनरल कौन बन गया, वायसराय बन गया। और पहले वायसराय कौन थे, लॉर्ड कैनिंग। कौन थे जी, लॉर्ड कैनिंग। ठीक है। इसके बाद हम डायरेक्ट आते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, अब जो कंपनी के शासन वाले हैं वो बहुत महत्वपूर्ण हैं। और उसमें सबसे पहला है भारत शासन अधिनियम 1909। और इस नियम को भारत शासन अधिनियम, भारत शासन अधिनियम
1909। और इस नियम को हम मार्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जाना जाता है। कहने को सुधार था, और आप देखिए अभी क्या होगा। मार्ले मिंटो सुधार क्या कहा जाता है? मार्ले मिंटो सुधार, ठीक है ना। कौन सा अधिनियम? भारत शासन अधिनियम 1909, ठीक है। अब जी मार्ले मिंटो कौन? ये थे सर आपके राज्य सचिव। ये कौन थे जी? राज्य सचिव। और ये थे सर वायसराय। बात समझ में आ रही है? भारत सरकार अधिनियम शासन अधिनियम 1909 मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता है। मार्ले जो थे, जॉन मार्ले, वो राज्य सचिव थे, और लॉर्ड मिंटो वो भारत के वायसराय थे। क्लियर है साहब? क्या हुआ? प्रश्न पूछने का अधिकार मिला। जो हमारा पढ़ा लिखा वर्ग था उसने सोचा हमने बहुत तीर मार लिया। प्रश्न पूछने का अधिकार मिला, बजट पर चर्चा करने का भी अधिकार मिला, लेकिन ये केवल अधिकार ही मिला कि आप प्रश्न पूछ सकते हैं, उत्तर की अपेक्षा ना करें। बजट पर चर्चा करना, प्रश्न पूछना, ठीक है जी। और इसी क्रम में सत्येंद्र प्रकाश सिन्हा, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा जो थे वो इस कार्यकारिणी परिषद के पहले भारतीय सदस्य थे, प्रथम सदस्य थे जी, ठीक है जी। अब इसमें इसने सत्यानाश क्या किया? गांधी जी ने इसको सीधे सीधे शब्दों में बोला, इसने हमारे देश का सत्यानाश कर दिया। क्यों बोला? क्योंकि इस नियम ने पृथक निर्वाचन की पद्धति स्टार्ट कर दी। किसके लिए सर? मुस्लिमों के लिए। फूट डालो राज करो के और पहला कदम, पृथक निर्वाचन पद्धति मुस्लिमों के लिए। और मजे की बात यह है कि मुस्लिमों के लिए मुस्लिम ही वोट डाल सकते थे। आगे लालच, अब घुसना स्टार्ट हो गया यहां से लालच। तो पृथक निर्वाचन मुस्लिमों के लिए, यानी कि इसीलिए इस नियम को सांप्रदायिक पंचाट या सांप्रदायिक निर्वाचन का नियम भी कहते हैं। और लॉर्ड मिंटो जो थे जी हमारे साहब, इन्हें सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक कहा जाता है। इसीलिए गांधी जी ने कहा कि इस नियम ने हमारे देश का सत्यानाश कर दिया। सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक इसको? लॉर्ड मिंटो को। क्या याद रखने वाली बात है? बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मार्ले मिंटो सुधार कौन सा है जी? 1909। मार्ले कौन थे? राज्य सचिव। मिंटो कौन थे? वायसराय थे। मिंटो कौन थे? वायसराय थे। प्रश्न पूछने का अधिकार मिला, बजट पर चर्चा करने का अधिकार मिला। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा प्रथम सदस्य थे कार्यकारिणी परिषद में। पृथक निर्वाचन लिया गया मुस्लिमों के लिए। और जो मिंटो को, जो वायसराय थे, उनको सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक कहा गया। मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक कहा गया। क्लियर है साहब? क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। बाल गंगाधर तिलक ने इसको असंतोष कहा, निराशाजनक कहा, बहुत सारी चीजें कही, लेकिन कहने से क्या हो रहा है? तो काम हो गया। ठीक है जी। अब आते हैं सर भारत शासन अधिनियम 1919। भारत शासन अधिनियम 1919। भारत शासन अधिनियम 1919, ठीक है। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, नाम बहुत अच्छे अच्छे हैं, आपको लगेगा पता नहीं कितना तगड़ा सुधार कर दिया इन्होंने। भारत शासन अधिनियम 1919, और इसको बोला जाता है सर मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। क्यों? ये जो थे ये वायसराय थे एज यूजुअल, और मॉन्टेग्यू जो थे वो जी आपके सचिव थे। तो इनसे ज्यादा कुछ पूछा नहीं जाता, इनसे पूछा जाता है। चेम्सफोर्ड वायसराय थे, और भारत शासन अधिनियम 1919 हम इसको पढ़ रहे हैं। क्या फायदा मिला जी? जो प्रांतीय में द्वैध शासन चल रहा था, अब वो द्वैध शासन केंद्र में आ गया। केंद्र में द्वैध शासन, क्या आ गया जी? केंद्र में द्वैध शासन। मैं बीच में फिर टोक रहा हूं, प्लीज सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करना ना भूलें, इससे हमें मोटिवेशन मिलेगा, वीडियो बनाने की वो हिम्मत आएगी।
हम आगे बढ़ेंगे। और बहुत अच्छा अच्छा कंटेंट मेरे पास है, सब स्टैंडर्ड बुक से लिया है, एरर फ्री है, सारी स्टैंडर्ड बुक है। अगर मैं इसको बताऊं तो मैं पॉलिटी ये लक्ष्मीकांत से पढ़ा रहा हूं आपको, यानी कि जो मेरे पास पढ़ी हुई नोट्स बना रखे हैं मैंने वो लक्ष्मीकांत से बना रखे हैं, ठीक है ना। तो केंद्र में द्वैध शासन और साथ ही साथ संघीय शासन का भी शुरुआत यहां से हो गई, संघीय शासन की शुरुआत यहां से हो गई। आपको आप थोड़ा थोड़ा रिलेट करोगे अपने संविधान से तो आपको दिखता चला जाएगा कि क्या रिलेशन हो रहा है। केंद्र में द्वैध शासन, संघीय शासन की स्थापना हो गई, यानी कि केंद्र में द्वैध शासन तो सिंपल सी बात है, प्रांतों में जो द्वैध शासन था उसको समाप्त कर दिया गया, ठीक है जी। और जब केंद्र में द्वैध शासन लाया गया तो केंद्र में राज्य चलाने के लिए कुछ सूचियां बनाई गई कि भैया ये राज्य के काम है, ये केंद्र के काम है, और जो राज्य के और केंद्र के दोनों के मिलके काम है उनके लिए। तो इसके लिए 3 सूची बनाई गई, आपको अपने संविधान से रिलेटेड समझ में आएगा। संघीय सूची है जी अपने में, अपने संविधान में है यो, बिल्कुल है सर। राज्य सूची ये भी है सर, यानी कि विषयों का सूचियों में बंटवारा कर दिया गया। और तीसरी साहब समवर्ती सूची, ठीक है जी। संघीय सूची इसमें सर आपके 59 विषय थे 59, राज्य सूची इसमें सर आपके 54 विषय थे 54, और समवर्ती सूची 36। क्या है सर? ऐसी विषय जिन पर केवल केंद्र या जो ऊपर बैठे लोग हैं, आप आज से रिलेट करें तो मोदी जी कानून बना सकते हैं। राज्य सूची जैसे हम उत्तर प्रदेश में रह रहे हैं तो यहां पर बैठे योगी जी कानून बना सकते हैं। और समवर्ती सूची सर ना योगी जी की ना मोदी जी की, दोनों की बीच की। इसका मतलब समवर्ती सूची कौन सी सूची? ऐसे विषय जिन पर राज्य और केंद्र दोनों मिलकर कानून बनाए, लेकिन मान्यता किसको मिलेगी अगर विवाद का विषय आ गया तो? केंद्र को, संघ को, ठीक है जी। ये था आपके पास, ओके मैं माफी चाहता हूं, ये मैंने आपको एक छोटा सा बाय मिस्टेक हो गया, इसको मैं बाद में पढ़ाता हूं। ये 1919 मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार नहीं था, वेरी 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 सॉरी, दिस इज भारत शासन अधिनियम 1935। ये मैंने भारत शासन अधिनियम 1935 पढ़ा दिया आपको। ये जो सूचियां हैं ये वहीं से ली गई हैं, भारत शासन अधिनियम 1935 से। सो मैं माफी चाहता हूँ, ये सूचियां सब उसी में है, केंद्र में द्वैध शासन, प्रांतों में शासन की समाप्ति, ये वहीं से ली गई है, ठीक है। इसके पहले, इसके बाद हम भारत शासन 1919 पढ़ लेते हैं, ठीक है। भारत शासन अधिनियम 1919, वो थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया या मैं कहूँ कि फ्लो में बह गया। भारत शासन अधिनियम, ये नहीं देखा कि ऊपर कौन सा लिया है, लिख रहा है बस पढ़ाता चला गया। 1919, इसमें क्या हुआ? केंद्र एवं प्रांतों में द्वैध शासन की शुरुआत हुई। केंद्र व प्रांतों में द्वैध शासन, ठीक है जी। केंद्र व प्रांतों में द्वैध शासन, यानी कि प्रांतीय विषय को दो भागों में बांट दिया गया, एक सब आरक्षित और हस्तांतरित, एक आरक्षित और दूसरा सर हस्तांतरित, ठीक है जी। आरक्षित और हस्तांतरित किसे? विषयों को। क्लियर है जी? ओके, भारत शासन अधिनियम 1935 हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। ओके, दिस इज व्हाट वी हैव डन अबाउट, यू कैन से भारतीय संविधान निर्माण की जो प्रक्रिया थी, किस किस का उस पर अफेक्ट पड़ा। तो ये हम भारत शासन अधिनियम 1919 पढ़ रहे थे, और इसको मैंने बताया मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, ठीक है सर। और इस वाले शासन में एक और है, पृथक निर्वाचन के सिद्धांत को तो मान्यता 1909 में मिल गई थी, उसमें पृथक निर्वाचन मुस्लिमों के लिए था, इसमें सिखों को और जोड़ दिया गया, और कुछ तीर इन्होंने नहीं मारे। और हस्तांतरित विषय जो थे वो गवर्नर के अंडर थे, हस्तांतरित विषय जो थे वो गवर्नर के अंडर थे। व्हाट इज इट इज, इतना हमने पढ़ा, ठीक है सर। उसके बाद हम बात करते हैं कि जी अब आ जाते हैं अपने संविधान पे, अब आ जाते हैं अपने संविधान पे। पहले जानते हैं कि अपने संविधान में है क्या क्या, मूल रूप से पहले हम पहचानेंगे कि हमारा संविधान था क्या, मूल रूप से, ठीक है। तो अगर हम बात करें सर भारतीय संविधान के मूल रूप की,
भारतीय संविधान में मूल रूप से क्या था? मूल रूप का मतलब जब बन गया तैयार हुआ तब की बात कर रहे हैं हम। मूल रूप से इसके पास 395 अनुच्छेद थे। अनुच्छेद इंग्लिश में बोले तो आर्टिकल। 395 क्या थे सर? आर्टिकल थे। 395 क्या थे सर? आर्टिकल थे। और सर 12 अनुसूचियां थी। शेड्यूल, इंग्लिश वाले ध्यान दें, शेड्यूल अनुसूची। और सर 22 मतलब 12 अनुसूचियां थी। ओरिजिनल में 8 थी, ये 4 बाद में जोड़ी गई। आप ऐसे लिख सकते हैं, हम मूल रूप की बात करें तो 8 अनुसूची थी। ठीक है जी, 8 अनुसूचियां थी हमारे पास और 395 अनुच्छेद थे और साथ ही साथ 22 भाग थे। 22 क्या थे सर? भाग या पार्ट। अब मैं आपको देखो तरीके से याद कराऊंगा तो आपको अनुच्छेद भी धीरे धीरे आर्टिकल्स भी रटने स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। अभी हम मूल रूप की बात कर रहे थे, तो अगर मैं बात करूं, इधर मैं लिख दूं भाग, इधर मैं लिख दूं आपका अनुच्छेद, ये आर्टिकल आप कह सकते हैं सर, और इधर मैं लिख दूं संबंध। किस आर्टिकल का किससे संबंध है? बड़े आराम से आपको याद हो जाएंगे आर्टिकल। सबसे पहले हमने बात करी भाग 1। ठीक है जी, भाग 1 आर्टिकल 1 से 4, 1 to 4, आर्टिकल 1 to 4। भाग 1 आर्टिकल 1 to 4 क्या है सर? संघ व उसके राज्य क्षेत्र के बारे में। संघ व राज्य क्षेत्र के बारे में, इसके अंदर डिटेल में पढ़ेंगे बाद में। पहले मैं आपको याद करा रहा हूं जिससे आपको आइडिया लग जाएगा किस भाग के अंदर, किस आर्टिकल्स के अंदर क्या क्या चीज है। संघ व राज्य क्षेत्र के बारे में, यानी भारत एक राज्य, भारत एक राज्यों का संघ होगा। ठीक है, इससे जोड़ने की शक्ति, निकलने की शक्ति, ये सब इसके अंदर आया है। कैसे हम सीमाएं बढ़ा सकते हैं राज्यों की, कैसे किसी राज्य को नया राज्य बनाया जा सकता है। दूसरा भाग 2, 4 पे खत्म हो गए। आर्टिकल 5 से 11, इसमें आएगा सर आपकी नागरिकता, सिटीजनशिप। आपको लेनी है तो कैसे लेंगे, वो 5 से 11 में दिखाया गया है। ठीक है जी, उसके बाद हम आते हैं आर्टिकल 13, वेरी महत्वपूर्ण। आर्टिकल 13 12 से 35, कोई ना कोई क्वेश्चन यहां से बनता ही है। मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट, हमेशा चर्चा में रहते हैं कि हमारे मौलिक अधिकारों का हनन हो गया है साहब। हुआ क्या है ये नहीं पता, बस हो गया। भाग 4 35 खत्म कर दिए हैं हम। 36 से 51 इसी ऑर्डर में याद रखेंगे, इजीली याद रखेंगे। आर्टिकल 36 से 51 डीपीएसपी, राज्य के नीति निदेशक तत्व, राज्य के नीति निदेशक तत्व, जैसा कि संविधान में कहा है, इनको लागू करना राज्य का कर्तव्य होगा। राज्य मतलब सरकार। डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, 36 से 51। ठीक है जी, आ जाते हैं भाग 5 पर, 51 पर आप 36 से 51। भाग 4A भी है, 51A, 4A, 51A, इसमें मौलिक कर्तव्य भी है साहब। इंदिरा गांधी जी पता नहीं क्या क्या करके चली गई, मौलिक कर्तव्य। उसके बाद आते हैं भाग 5 पर, 51 खत्म कर दिए हैं सर। आर्टिकल 52 से 151, ध्यान से सुनना, 52 से 151 क्या क्या है इसमें? विधायिका, विधायिका माने विधान बनाने वाले, नियम बनाने वाले। ठीक है, यानी कि प्रेसिडेंट साहब, वाइस प्रेसिडेंट साहब, विधायिका। उसके बाद आता है सर कार्यपालिका, और कार्यपालिका में सर संसद, लोकसभा, राज्यसभा। कार्यपालिका के बाद तीसरा आ जाता है आपके सर न्यायपालिका। क्या जाता है? न्यायपालिका। ये किस में है? भाग 5 में, आर्टिकल 52 से 151। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। बाकी के 17 भाग की कहानी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, और संविधान से रिलेटेड जो भी विशेषताएं हैं, जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उनसे रिलेटेड भी हम नेक्स्ट वीडियो में बातें करेंगे। प्लीज 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 सब्सक्राइब करना, शेयर करना, लाइक करना ना भूलें। जो भी सजेशन आपका हो उसको कमेंट करके जरूर बताएं। जितना भी आप सपोर्ट करेंगे उतना हमें मोटिवेशन मिलेगा, हम और भी बेहतरीन कंटेंट के साथ आपके सामने आते रहेंगे। सो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।